जाकर फ्री में टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में देखा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और ये पीडीएफ पढ़ लो। और देखो सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं कहता नहीं हूं लेकिन 700 सब्सक्राइबर कम है अपन किसे 20,000 सब्सक्राइबर को पूरा करने में। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दो ताकि 20,000 सब्सक्राइबर है वो अपने जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, बस आपका ये थोड़ी सी कमी है, सब्सक्राइब कर दो भाई। सभी बच्चे वीडियो देखते हो, आप काफी बच्चे वीडियो देखते हैं, आप में से मान लो 95% बच्चे वीडियो देखते हैं, उनका चैनल को सब्सक्राइब नहीं है। 95 नहीं 99% बच्चों का वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो सब्सक्राइब करो भाई आप। पहला पॉइंट है सतत विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? मैंने बहुत बार बताया है, एक बार फिर बता रहा हूं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है भाई? सतत विकास वो प्रक्रिया होती है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को इस प्रकार से पूरा करे कि आने वाले भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों भी पूरे हो जाए। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? उस प्रकार का डेवलपमेंट जिससे एक पीढ़ी है उसकी जरूरतें भी पूरा हो जाए और आने वाली पीढ़ियां उसकी जरूरतों को भी जरूरतें वो भी पूरा हो सके, उनको भी नुकसान न पहुंचे। जैसे आपका खेत है, आपके खेत में इस समय 10 बोरी होती है एक बीघा के हिसाब से, मान लो किसी की भी इतनी होती नहीं लेकिन मान लो, है ना। तो आपके जो बच्चे उनके जो वो भी खेत को उगाएं, खेत में अनाज उगाएं तो इतनी हो, उसकी उपजाऊता कम नहीं हो। आपको जैसी स्वच्छ हवा मिल रही है उनको भी मिले, स्वच्छ वातावरण आपके बच्चों को भी मिले, आपका जो जीवन सरल और सुगम चल रहा है इस पर्यावरण का वैसा आने वाली पीढ़ियों को भी मिले। इसी को क्या कहा जाता है? सतत विकास। खुद का भी विकास करो और आने वाली पीढ़ियों का भी विकास में योगदान दो, उसको सतत विकास के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? विकास भी हो और आपके सामने प्रकृति को भी नुकसान नहीं पहुंचे, इसको सतत विकास के नाम से जाना जाता है। सतत विकास की आवश्यकताएं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या क्या जरूरतें होती है भाई आपके सामने, क्यों आवश्यकता होती है? आज विश्व अनेक पर्यावरणीय संकटों से घिरा हुआ है। आज अपना जो एनवायरमेंट है उसमें अलग अलग प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है। क्या है? प्राकृतिक संसाधनों की कमी, इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज की आपके सामने कमी देखने को मिलती है। भारत में आपके सामने खनिज तेल नहीं है भाई, नहीं है ना। या धीरे धीरे आज आपके क्षेत्र में देखो पानी की कितनी बड़ी कमी आ रही है और 10 साल बाद में तो समस्या देखो कितनी ज्यादा और विकट हो जाएगी ना। पानी अपने को भी टैंकरों से मंगाना पड़ेगा। तो ये जो धीरे धीरे संसाधनों की कमी हो रही है, प्राकृतिक संसाधनों की, इसीलिए सतत विकास की जरूरत है। आपको अपने घर के बाहर आपके सामने जो पानी है उसको बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए, टाके बनाने चाहिए, अलग अलग प्रकार के प्रयास करने चाहिए। प्रदूषण में वृद्धि, धीरे धीरे जो वायु प्रदूषण हो गया, चाहे जल प्रदूषण हो गया, उसमें भी वृद्धि देखने को मिलती है। जल प्रदूषण तो, वायु प्रदूषण तो अपने को दिखता है क्योंकि हवा खराब हो रही है, लेकिन जल प्रदूषण भी बहुत बड़ी समस्या है। मटके में पानी डालो, उसके देखना बार बार आपके सामने फ्लोराइड की सफेद पट्टी जम जाती है। वो खनिज होते हैं, हानिकारक खनिज होते हैं, आपके किस में जाते हैं? शरीर में जाकर आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। आप जो खाना खाते हो उसके अंदर अलग अलग प्रकार की मिलावटें हैं जिससे आपके शरीर में आपके समय कितना कैंसर बढ़ रहा है ना। हर किसी का हार्ट अटैक आ जा रहा है, क्यों आ रहा है? ये प्रदूषण के कारण ही आ रहा है। अगले वाला जल संकट। भारत में लगभग, अगर अलग अलग प्रकार का डाटा ये कहता है, हमारे 75% ऐसी जनसंख्या है जिसके पास स्वच्छ जल पीने का नहीं है। भारत सरकार का आंकड़ा है, अभी थोड़े दिन पहले रिपोर्ट आई थी। तो सोचिए कितनी बड़ी विकट समस्या आपके सामने जल संकट की। जलवायु परिवर्तन, जलवायु में भी परिवर्तन बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है आपके सामने। पहले वातावरण आपके सामने सभी लोगों को स्वच्छ वातावरण देखने को मिलता था, सही समय पे ग्रीष्म काल आता था, सही समय पे शरद ऋतु आती थी। अब आपके सामने ग्रीष्म काल आता है, शरद ऋतु तो बस आता है और चला जाता है, इतना ही आता है। समझ में आ गया? गर्मी देखो, सर्दियों में भी दिन में कितना अधिक तापमान देखने को मिलता है ना। तो यही आपके सामने हो रहा है। बरसात होती है तो इतनी होती है, रुकती नहीं है और बाद में सूखा पड़ जाता है। तो इसी को जलवायु परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। यदि विकास बिना नियंत्रण के होता रहा तो भविष्य में जीवन संकट में पड़ जाएगा। मतलब अगर जो विकास देखने को मिल रहा है अगर वो बिना कंट्रोल के अनकंट्रोलेबल होता रहा, मतलब जिस पर नियंत्रण नहीं रहा, तो भविष्य में क्या होगा? जीवन है वो संकट में पड़ने वाला है। इसीलिए सतत विकास की अत्यधिक आवश्यकता है। इसीलिए क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसकी सबसे ज्यादा आवश्यकताएं देखने को मिलती है। समझ में आ गया? चलिए भाई अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन। सतत विकास के उद्देश्य, सतत विकास के क्या उद्देश्य होते हैं? पहला पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। क्यों करना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट? प्रकृति में जितने भी संसाधन है उनका संरक्षण करने की जरूरत है।
प्रकृति संतुलन बनाए रखने के लिए हवा पानी सब स्वच्छ मिले आपके लिए, इसके लिए जो प्रकृति होती है उसमें संतुलन बनाने के लिए हमें सतत विकास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सतत विकास है वो करना चाहिए। समझ में आ गया? वायु प्रदूषण है, अलग अलग प्रकार के प्रदूषणों से अपने को आपको बचाना चाहिए। आर्थिक विकास को स्थिर करना, हम क्या कर रहे हैं? पैसे कमाने के चक्कर में इतने मतलब हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं कि आपके सामने पर्यावरण को प्रदूषण इतना ज्यादा फैल चुका कि वो पैसा तो कमा ले रहे हैं अपने, लेकिन वो क्या है, वो बीमारियों में लग जा रहा है, तो उसका कोई महत्व नहीं है। तो आर्थिक विकास भी सही विकास, आर्थिक विकास जब भी होगा जब आप जो वायु प्रदूषण है वो कम से कम देखने को मिलेगा। अगले वाला पॉइंट है सामाजिक असमानता। सामाजिक समानता क्या होती है? आपके सामने समाज में जितने भी वर्ग देखने को मिलते हैं सबको समानता मिले भाई। समाज में जितने भी वर्ग हैं सभी लोगों को समानता मिले। चाहे आपके सामने जो समाज है उसके अंदर गरीब वर्ग है वो तो क्या कर लेता भाई, एयर प्यूरिफायर खरीद लेता है, लेकिन वो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले वो गरीब लोगों के बारे में सोचिए जो उस वातावरण में रहते हैं और वो आपके सामने उनकी कोई गलती भी नहीं है। जो प्यूरिफायर खरीदने वाले सबसे ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट भी वही फैलाते हैं, सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण भी वही करते हैं, और नुकसान किसको होता है? उन गरीब तबके को होता है आपके सामने। इसीलिए जो सामाजिक आपके सामने समानता भी नहीं रह पाती है। आज के समय आप सिर्फ आर्थिक क्या देखते हो? असमानता देखते हो। एक दिन ऐसा टाइम आ जाएगा जब पर्यावरण की असमानता देखने को मिलेगी। गरीब लोग हैं वो ये जो अमीर लोगों के द्वारा फैलाया गया प्रदूषण है उसको झेलने का काम भी गरीब लोग ही आखिरकार करेंगे। समझ में आ गया? तो सामाजिक समानता भी नहीं रह पाती है। सामाजिक समानता रहे इसके लिए भी सतत विकास करना जरूरी है। भावी पीढ़ियों के अधिकारों की रक्षा करना, ऐसा ही थोड़ी है सारा विकास अपनी कर लेंगे, आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसके लिए भी वातावरण को बचाना जरूरी है। समझ में आ गया? तो आने वाली पीढ़ियों के लिए वातावरण बचे, इसीलिए भी हमें उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए भी काम करना चाहिए। सतत विकास के 3 प्रमुख स्तंभ कौन से होते हैं? चलिए जानते हैं भाई सतत विकास के 3 स्तंभ कौन से हैं। पहला स्तंभ आर्थिक स्तंभ। आर्थिक स्तंभ क्या काम करता है? संसाधनों को विवेकपूर्ण उपयोग करना। जितने भी आर्थिक संसाधन है उसको आप अपनी बुद्धिमत्ता के साथ प्रयोग करो। क्या करो? जितने भी आर्थिक संसाधन है उनको बुद्धिमत्ता के साथ, विवेक के साथ प्रयोग करना जरूरी होता है। अगले वाला रोजगार के अवसर। आपके सामने अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, पर्यावरण अच्छा होगा, तो रोजगार के अवसर है वो भी आपको धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाते हैं। सामाजिक स्तंभ क्या होता है? शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता देखने को मिलती है। और पर्यावरणीय स्तंभ क्या होता है? प्रकृति का संरक्षण और पर्यावरण प्रदूषण की कमी भी देखने को मिलती है। बहुत बड़ा टॉपिक है सतत विकास, पर लिख के दे रहा हूं, प्रश्न आएगा, अच्छे से पढ़ लेना सतत विकास वाला। अगले वाला है सतत विकास कैसे किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है सतत विकास? नवीनीकरण ऊर्जा का प्रयोग करके। भाई अगर पारंपरिक अपन ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग करोगे तो किससे मिलती है अपने को ऊर्जा? क्या तो कोयले से मिलती है। समझ में आ गया? क्या वही ऊर्जा आपको पेट्रोलियम से देखने को मिलेगी? तो इस वजह से जो अनवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत होते हैं ये हमारे जो वायु होती है इसमें बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाने का काम करते हैं। कौन से? अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत होते हैं सारे के सारे। तो हमें जो नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है जैसे कि आपके सामने उसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वायु ऊर्जा, पवन और वायु है क्योंकि जल ऊर्जा हो गई, इस प्रकार की जो ऊर्जा देखने को मिलती है उसको नवीनीकरण ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। और इन नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोतों को आपको क्या करना चाहिए? उपयोग करना चाहिए। समझ में आ गया? अगले वाला पॉइंट है वनों का संरक्षण करना। अलग अलग प्रकार के जो हमारे वन है, अब हम लगातार क्या कर रहे हैं भाई? वनों की कटाई करते जा रहे हैं। क्या करते जा रहे हैं? लगातार जो वन है उनकी कटाई करते जा रहे हैं। इससे जो प्रदूषण है इसका क्या नुकसान है? जो प्रदूषण आपके सामने लगातार फैलता जा रहा है, इससे क्या प्रदूषण धीरे धीरे जो प्रदूषण है वो बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलता जा रहा है। तो वनों को संरक्षित करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वन संरक्षित रहेंगे तो इससे क्या वायु होती है ना, जो अपनी वायु होती है इसके अंदर वनों को सुरक्षित रहने से जो वायु होती है वो उसको शुद्ध करने का काम करते हैं वन। तो इससे आपके सामने वायु भी आपकी स्वच्छ रहेगी। अगले वाला है जल संरक्षण। जल संरक्षण क्या होता है? आपके सामने पानी है उसको कंजर्व करना जरूरी है। वाटर, अगर पानी स्वच्छ रहेगा, स्वच्छ जल रहेगा, जल को संरक्षित करोगे तो इससे क्या होगा? आपके सामने जल संरक्षित रहेगा तो आने वाली जनसंख्याओं के लिए वो बचेगा। जल में कचरा नहीं होगा, जल में आपके सामने स्वच्छ रहेगा तो आने वाली पीढ़ियों को कोई बीमारियां नहीं होंगी। कचरा प्रबंधन,
या अपशिष्ट प्रबंधन, हम क्या करते हैं, कचरे को ऐसे ही हर कहीं फेंक देते हैं। प्लास्टिक की थैलियों का बार बार उपयोग करते हैं। अगर हम प्रयास करें प्लास्टिक का उपयोग धीरे धीरे कम कर दें तो अपने को क्या होगा, आपके सामने प्लास्टिक फैलेगा नहीं और जो जमीन है, जो भूमि है वो बंजर होने से बच जाएगी। क्या होगा, जो भूमि है वो बंजर होने से बच जाएगी। तो कचरा प्रबंधन भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगला है, जितने भी प्रकार की तकनीकों का यूज करो वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। कैसी हो, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। एसी आपका कमरा तो ठंडा कर देती है लेकिन बाहर उतना ही तापमान को बढ़ा भी देती है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार की तकनीकों से आपको बचना चाहिए। पॉइंट है, सौर, उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा का उपयोग जीवाश्म ईंधनों की निर्भरता को उठाता है। अगर आप सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उपयोग करोगे तो इससे क्या होगा, आपके सामने जो जीवाश्म ईंधन है उसकी निर्भरता धीरे धीरे घटती चली जाती है। अगले वाला आपके सामने, पर्यावरणीय सहायक तकनीकों की भूमिका क्या होती है। पर्यावरण को सहायता देने वाली तकनीकें, पर्यावरण की सहायक तकनीकें वे तकनीक होती है जो प्रदूषण को कम करने का प्रयास करती है। मतलब पर्यावरण सहायक तकनीकें वही तकनीकें हैं जो धीरे धीरे प्रदूषण होता है उसको कम करती है। क्या करती हैं, धीरे धीरे जो वायु के अंदर जो प्रदूषण फैलता है उसको कम करते हैं और उससे बचत करने का काम करते हैं। इस प्रकार की तकनीकों को क्या कहा जाता है, पर्यावरण सहायक तकनीकों के नाम से जाना जाता है। प्रमुख उदाहरणों की बात करूं, पहला है सोलर पैनल। जो सोलर पैनल देखने को मिलते हैं आपके सामने, सोलर प्लेट होती है, वो क्या करती हैं, आपके सामने जो सूरज की जो किरणें होती हैं उसको संरक्षित करके ऊर्जा बनाती है। अब अगर जो लोग सूरज की किरणों से सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे तो इससे क्या, जो पारंपरिक तरीके से कोयले से ऊर्जा बनती है, लाइट बनती है, उसका उपयोग कम हो जाएगा। तो इसीलिए क्या, जो कोयला वो कम जलेगा और वायु में प्रदूषण कम फैलेगा। हो गया ना फायदा। अगला बायोगैस प्लांट। अब आपके घर पे आप क्या कर रहे हो, आपके सामने जो प्राकृतिक गैस है उसका प्रयोग करके खाना बनाते हो। अब आपके घर में जो गोबर है उस गोबर को खाद बनाकर बायोगैस बना ली और उसका उपयोग किया आपने, तो इससे क्या होगा, एक तो प्रदूषण कम फैलेगा। जो गोबर होता है ना उसको भी अपशिष्ट होने से उसको भी गलने में मीथेन गैस निकलती है ना। उसी मीथेन गैस से क्या किया जाता है, वो ज्वलनशील होती है और उसका उपयोग करके आप खाना बना सकते हो। अगर ये मीथेन गैस भाई आप गोबर गैस में नहीं यूज करोगे, वैसे अगर खेत में डालते हो तो भी मीथेन निकलती है, तो वो मीथेन क्या करती है, वायु प्रदूषण फैलाने का काम करती है। तो आम के आम गुठलियों के दांव वाला काम है बायोगैस प्लांट वाला। अगला ऊर्जा दक्ष उपकरण, जो एनर्जी से आपके सामने जो ऐसे ऊर्जा को चलाने के, जो सौर ऊर्जा वगैरह से चले, उसका आपके तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए। वर्षा जल संचयन प्रणाली, इस प्रकार की प्रणाली का उपयोग करना चाहिए जो वर्षा का पानी को बचाए, जिससे आने वाली पीढ़ियां या हमें भी वर्षा का पानी वो बच सके। चलिए भाई, अगले वाला पॉइंट आपके सामने, जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन। क्या होता है जल संरक्षण? जल संरक्षण का अर्थ होता है जल को विवेकपूर्ण, संतुलित और सीमित मात्रा में उपयोग करना। क्या होता है जल संरक्षण? आप जो पानी होता है, जल होता है, उसको समझदारी के साथ संतुलित मात्रा में उपयोग करो। कोलगेट कर रहे हो, पहले नल को खुला छोड़ा, फिर कोलगेट कर रहे हो, आधे घंटे तक करते रहे, वो पानी बह गया। गाड़ी धो रहे हो, नल से धो रहे हो, आप उसको नॉर्मली भी धो सकते हो, 2 बाल्टियों से कर सकते हो। शावर से नहा रहे हो, उसके बजाय बाल्टी के पानी से नहा सकते हो। तो ये जो छोटे छोटे स्टेप होते हैं ना, इससे से आप जल को बचा सकते हो, जल को संरक्षित कर सकते हो। पृथ्वी पे उपलब्ध मीठा जल बहुत सीमित है, इसलिए जल संरक्षण की आवश्यकता है। पृथ्वी पे पानी बहुत है, कमी नहीं है पानी की, है ना, लेकिन कमी, प्रॉब्लम क्या है, वो पानी पीने योग्य बहुत कम है। समझ में आ गया? लगभग 2.5% के पानी, जो पृथ्वी पर जो पानी मिलता है उसका भी 2.5% पानी पीने योग्य है। समझ में आ गया? और उसमें भी अपन लगभग पानी भूजल वाला पीते हैं, वो तो और भी कम है आपके सामने। तो यही है, जल, जो मीठा जल, जो पीने योग्य जल है वो बहुत कम है, इसलिए इसको बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको सही से उपयोग करना जरूरी है। जल संरक्षण की आवश्यकता है, जल संरक्षण की आवश्यकताएं क्या होती है? बढ़ती जनसंख्या। क्यों हमें जल को, पानी को बचाना चाहिए? क्यों? धीरे धीरे अपनी जनसंख्या वो बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ती है तो जरूरतें बढ़ती हैं, और उस बढ़ती जरूरतों को संयमित करने के लिए आपके सामने आपको जल को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगले वाला पॉइंट है, हमने कृषि में, उद्योगों में और अपनी मनुष्य की जरूरतों में पूरा करने के लिए भूजल है उसका बहुत उपयोग करते हैं, इसलिए अपना भूजल स्तर वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा गिरता जा रहा है। समझ में आ गया भाई? आज आपके सामने देख लो, पहले जितने कितने फीट पे पानी आता था, दादाजी से पूछना, आपके पापा जी से पूछना, आज के समय क्या उतने, अरे आपका कुआं ही देख लो, पहले कितने प्राचीन कुएं वो सारे खाली पड़े हैं, उनमें पानी नहीं आता। क्यों नहीं आता? भूजल स्तर गिर गया, इसलिए नहीं आता है। अगले वाला पॉइंट है अनियमित वर्षा। वर्षा है वो भी समय से नहीं होती है,
आपके सामने बेमौसम की बरसात ज्यादातर देखने को मिलती है, और सूखा और आपके सामने जल संकट जैसी बीमारी प्रॉब्लम हो वो भी देखने को मिलती है। मतलब कहीं कहीं पर सूखा पड़ता है और कहीं कहीं पर आपके सामने जल का संकट है, पानी बिल्कुल भी नहीं मिलता है। अगला है जल संचयन तकनीकें। किस तरीके से आप वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकों को अपना सकते हो, जल को कैसे बचा सकते हो। सूक्ष्म जल ग्रहण क्षेत्र कौन से होते हैं? सूक्ष्म जल ग्रहण क्षेत्र, ये तकनीक छोटे क्षेत्र में वर्षा जल को संग्रहित करने पर आधारित होती है। मतलब कोई बहुत छोटा सा क्षेत्र है, उस पे आप उसको उसमें पानी को किस तरीके से बचा सकते हो, उसको जो तकनीक होती है उसको क्या कहा जाता है? सूक्ष्म जल ग्रहण क्षेत्र, माइक्रो कैचमेंट के नाम से जाना जाता है। क्या विशेषताएं होती है भाई इन क्षेत्रों की? पहला है गांव या खेत के स्तर पे उपयोग। जो सूक्ष्म जल ग्रहण क्षेत्र होते हैं इसमें क्या होता है, इनको गांव या खेत के स्तर पे उपयोग कर सकते हैं। आपके सामने आप अपने गांव में उपयोग कर सकते हो, खेत के स्तर में उपयोग कर सकते हो। कम लागत में इनकी, कम लागत में आपके सामने क्या होता है, जितनी भी जो सूक्ष्म जल ग्रहण है कम लागत में लगाई जा सकती हैं और भूजल रिचार्ज होता है। जैसे आपने क्या किया, आपने अपने खेत के अंदर ही एक पोखर टाइप को चीज बना दी कच्चा, उसमें आपके सामने क्या है, जो पानी का ढलान बनाकर वहां पर पानी आ जाता है। समझ में आ गया? इस तरीके की आपने कर लिया है ना, तो इससे क्या पानी बच जाता है। चलो खेत में नहीं कर सकते, घर पे तो कर ही सकते हो। जितना पानी इकट्ठा होता है उसको कोई टाके में भर लिया, जिससे आपके सामने भूजल स्तर है वो बढ़ता रहे। उदाहरण के लिए खेत में मेड़बंदी कर लिया, छोटे तालाब, खेत के आसपास मेड़बंदी करके रखते हैं, पानी उसी खेत में रहे। उसका एक फायदा यह कि एक तो मिट्टी है, उसकी उर्वरकता नहीं जाएगी आपके सामने, बहकर दूसरे खेत में नहीं जाएगी, और आपके खेत का पानी बहकर नहीं जाएगा, जिससे क्या होगा, खेत जो पानी आपका जो उस जगह का, उससे भूजल रिचार्ज होता है। छोटे तालाबों का भी अपन निर्माण कर सकते हैं। अगले वाला है व्यापक जल ग्रहण क्षेत्र, मैक्रो कैचमेंट। मैक्रो कैचमेंट क्या होती है? यह तकनीक बड़े क्षेत्र में जल संग्रहण से संबंधित होती है। मैक्रो कैचमेंट क्या होती है? ये तकनीक किस चीज पे काम करती है? बड़े बड़े क्षेत्रों को जल संग्रहित करने का काम करती है, उसको मैक्रो कैचमेंट के नाम से जाना जाता है। जैसे नदी, बेसिन स्तर, बड़े जलाशय व सिंचाई में सहायक। समझ में आ गया? क्या होते हैं, जो नदी वगैरह होती हैं उनको संरक्षित करना। काफी बार नदियों के बीच में क्या कर दिया जाता है भाई, आपके सामने नदियों को खनन के द्वारा काट दिया जाता है, तो उस नदी क्षेत्र को बचाना, बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण करना, और सिंचाई में जो नदी का पानी ऐसे बह जाएगा समुद्र में, उसको नहरों के माध्यम से सिंचाई में उपयोग करना, ताकि क्या उससे आपके सामने जो भूजल है उसको ज्यादा उपयोग न किया जा सके आपके सामने, इससे क्या पानी बचेगा। क्या क्या आता है इसमें? तालाब, बड़े बांध, और आपके सामने बांध, बड़े तालाब व जलाशय इसका उदाहरण होते हैं। चलिए भाई आपके सामने शायद थर्ड लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके अपन। जल संरक्षण की पारंपरिक विधियां। जल संरक्षण की पारंपरिक विधियां कौन सी होती हैं? भारत में प्राचीन काल में जल संरक्षण की उन्नत परंपरा रही थी। प्राचीन भारत में क्या हुआ करता था, आपके सामने जो जल संरक्षण है, पानी को संरक्षण करने की अलग अलग प्रकार की परंपराएं हुआ करती थी। कौन कौन सी थी? पहली बावड़ी। भाई आपने देखा होगा क्या होता है, एक बीच में चौकोर जगह होती है, उसके ऊपर सीढ़ियां लगी रहती हैं, और पानी उस सीढ़ियों के माध्यम से आपके सामने नीचे ढलान वाली जगह होती है, वहां पर पानी आता था पूरे के पूरे शहर का या गांव का। उसको क्या बोला जाता है? बावड़ी के नाम से जाना जाता है। लोग क्या करते थे, उन सीढ़ियों के माध्यम से नीचे जाकर पीने योग्य पानी होता था, नहाने योग्य पानी जो भी होता था उसको उपभोग करते थे। जोड़, जोड़ खास करके गांव में बनाए जाते थे। पहले के समय हर गांव में जोड़ देखने को मिलता था, इसलिए तो भूजल बसता था आपके सामने, है ना। तो क्या करते थे, गांव का पूरा का पानी इकट्ठा, एक कोई बीच की जगह होती थी जहां पर जो ढलान की जगह होती थी, सारा गांव का पानी बहकर उस जगह पर इकट्ठा हो जाता था, और एक खड्डा बन जाता था, उसको क्या बोला जाता था? जोड़ के नाम से जाना जाता है। और वहां पर वर्षा का पानी है उसको संरक्षित किया जाता था, पूरे के पूरे गांव का पानी को वहां पर संरक्षित होता था। तालाब, सामुदायिक जल स्रोत। भाई कोई समुदाय है, उसने क्या क्या भाई आपके सामने, उनका पानी वेस्ट नहीं जाए उसको बचाने के लिए वो क्या करते थे, एक तालाब बना देते थे। कुंड, कुंड क्या होता है? आप भाई अपने घरों में व्यक्तिगत रूप से अपने पानी को बचाने के लिए लोग कुंड को बनाते हैं। एक नीचे आपके सामने पूरा का पूरा एक रूम सा बना दिया जाता है, उसके अंदर वर्षा जल को पाइप से के थ्रू कनेक्शन करा के पानी को इकट्ठा किया जाता है, उसको कुंड के नाम से जाना जाता है। क्या महत्व है? कम खर्चीली टेक्निक है और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकें देखने को मिलती हैं और लंबे समय तक उपयोग में रहती हैं। चलिए भैया अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हरित और नीला जल संचयन क्या होता है? हरित जल संचयन और नीला जल संचयन क्या होता है? पहला है हरित जल। हरित जल क्या होता है? ग्रीन वाटर, मिट्टी में संग्रहित वो जल जो पौधों के माध्यम, पौधों की जड़ों द्वारा उपयोग किया जाता है।
मतलब ग्रीन वाटर क्या होता है? इस प्रकार का पानी जिसका उपयोग पेड़ पौधे अपने आप को कृषि के लिए या आपके सामने पेड़ पौधे अपने आप को हष्ट पुष्ट बनाने के लिए उपयोग करते हैं। समझ में आ गया? तो पेड़ पौधों के उपयोग में आने वाले पानी को क्या कहा जाता है? हरित जल या ग्रीन वाटर के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? जिसमें जो कृषि के लिए महत्वपूर्ण होता है और मृदा की नमी बनाए रखता है। तो बरसात के समय जो ऊपर ऊपर की मिट्टी जो गिल्ली दिखाई देती है ना, उसको हरित जल के नाम से जाना जाता है ना? ऐसे देखते हैं 2 आंगड़ बारिश हुई है, 3 आंगड़ बारिश हुई है, वो आंगड़ वाली बारिश है ना, वो आपके सामने हरित जल का नाम से जाने जा है। मिट्टी के अंदर वो जल, मिट्टी जो आपके सामने पौधों की जड़ों के द्वारा उपयोग करी जाए। मिट्टी का नीला जल कौन सा होता है? वह जल जो नदियों, झीलों व भूजल में संग्रहित रहता है। ऐसा पानी जो आपके सामने मनुष्य के द्वारा और कोई चीजों में उपयोग करता है, नदियों में बहता है, झीलों में बहता है या भूजल द्वारा संग्रहित होता है, उसको नीले जल के नाम से जाना जाता है। जिसका कौन उपयोग करता है? जिसके अपन पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए, वो उद्योगों के लिए उपयोग कर सकते हैं। नीला जल वो जल होता है जिसको अपन अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के लिए उपयोग कर सकते हैं। सिंचाई के लिए उपयोग कर सकते हैं, पेयजल के लिए उपयोग कर सकते हैं और उद्योगों के लिए उपयोग कर सकते हैं। बहता हुआ पानी, इकट्ठा हुआ पानी जिसको अपन मनुष्य या फिर अन्य जीव जंतु अपनी जरूरतों के लिए पूरा करते हैं, उसको नीला जल कहा जाता है। और पौधे अपनी जरूरतों के लिए उपयोग करते हैं, उसको हरे जल के नाम से जाना जाता है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आ गया, लगभग विद्यार्थी छोड़ के आएंगे और आप करके आओगे इस प्रश्न को। अगले वाला, जल संग्रहण, जल ग्रहण प्रबंधन क्या होता है? वाटर शेड मैनेजमेंट क्या होता है? क्या होता है भाई? परिभाषा, जल ग्रहण प्रबंधन से आशय होता है। जल ग्रहण प्रबंधन से आशय क्या होता है? जल, भूमि और वन्य संसाधनों को समन्वित व वैज्ञानिक, जल, भूमि और वन संसाधन होते हैं, इसके जो आपके सामने वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? जल प्रबंधन के नाम से जाना जाता है, वाटर मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। क्या होता है? जल को बचाना भाई, भूजल को पुनः भरण करना, जो पानी अपन यूज कर रहे हैं, जो ग्राउंड वाटर यूज कर रहे हैं, उसको वापस उतना का उतना ग्राउंड वाटर को मेंटेन किए जाना, आपको भूजल पुनः भरण के नाम से जाना जाता है। किसको रोकता है? मृदा अपरदन को रोकता है, जो मिट्टी है उसके जो इरोजन होता है, उसका जो कटाव होता है उसको रोकता है, और ग्रामीण विकास को बढ़ाने का काम करता है। क्योंकि भाई ग्रामीण विकास वो अधिकतर किस चीज पर निर्भर करता है? कृषि पर निर्भर करता है। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जल ग्रहण प्रबंधन के क्या फायदे होते हैं? जल उपलब्धता में वृद्धि, भाई पानी बचाओगे तो पानी आपके सामने आगे के लिए बच के रहेगा, आपके सामने उसको उपयोग कर सकोगे। कृषि की उत्पादकता बढ़ता है, काफी जमीन ऐसी पड़ी रहती है अपने, खास करके चुरू वाले क्षेत्र में, आपके शेखावाटी क्षेत्र में, या इधर के वाले आपके सामने हरियाणा के टच वाला काफी ऐसा क्षेत्र है जिसमें जमीन है लेकिन फसल नहीं उगा सकते। क्यों नहीं उगा सकते? क्योंकि पानी नहीं है, वर्षा जल पर ही फसलें होती हैं। तो अगर आप उस पानी को बचाकर रखोगे तो क्या होगा? आपके सामने जल प्रबंधन से पानी भी, गरीबी में कमी, फसल होगी, किसानी बढ़ेगी तो गरीबी में भी कमी आएगी और पर्यावरण में भी संतुलन देखने को मिलता है। तो ये था बच्चों आपका पूरा का पूरा पेपर, पर्यावरण, आपके सामने नैतिकता या इन्वायरमेंटल इथिक्स से संबंधित सारा पेपर, एक एक कॉन्सेप्ट, आपके जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है सब के सब करवा दिए। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो जरूर से लाइक कर देना। धन्यवाद।